हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट्स कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड होगा इसमें। पहला होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। दूसरा होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। थर्ड टॉपिक होगा कंडक्टेंस, देन कंडक्टिविटी, फिर मोलर कंडक्टिविटी, और लास्ट टॉपिक होगा आपका वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो इससे पहले हम लोगों ने डेनियल सेल बहुत बार पढ़ रखा है। कॉपर जिंक सेल होता है। तो डेनियल सेल में क्या हो रहा था कि आपका जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था वो आयन में कन्वर्ट हो रहा था। जेडन जो था वो इलेक्ट्रोड में से डिसॉल्व होकर Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा था आयन में। और आपका जो कॉपर आयन था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था? कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो जिंक का इलेक्ट्रोड आपका डिसॉल्व होता जा रहा था और कॉपर का इलेक्ट्रोड आपका थिक होता जाता था ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर मेटल ऑन दैट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कॉपर का आयन का कंसंट्रेशन आपका कम हो रहा है। तो इनिशियली ये रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले अगर हम वोल्ट मीटर पे देखेंगे तो जो पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में जिंक कॉपर सेल का, वो पोटेंशियल 1.1 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन आपका कैरी फॉरवर्ड होता है वैसे वैसे जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ता है, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये जो वोल्टेज होता है वोल्ट मीटर पे, ये भी क्या होता है? कम होने लगता है। ठीक है, सो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये कन्वर्जन जिंक आयन का फॉर्मेशन रुक जाएगा, कॉपर आयन का फॉर्मेशन आपका कॉपर का डिक्रीज होना भी बंद हो जाएगा। मतलब एक तरह से दोनों का, जिंक आयन का और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। आप ना तो जिंक का कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा होगा और ना ही कॉपर का कंसंट्रेशन आपका कम हो रहा होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जा रहा है। ठीक है, सो अब ये जब जिंक आयन का कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज नहीं होगा और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज नहीं होगा, इस कंडीशन में जब आप वोल्ट मीटर पे देखोगे तो जो पोटेंशियल होगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेल रिएक्शन अभी आपका हो ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, एक तरह से सेल का रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से वोल्टेज जो होगा वो आपका ज़ीरो होगा, सेल का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, जो कि हम लोग वोल्ट मीटर पे देखेंगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल केमिकल इक्वेशन है आपकी जिंक कॉपर सेल की, जिसमें जिंक आपका कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में एंड कॉपर आपका कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में। ठीक है, इसके लिए जो सेल पोटेंशियल होगा वो हम इस इक्वेशन के थ्रू लिखते हैं। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ई सेल विल बी गिवन बाई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 RT/2F लॉग जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो जिंक आयन कंसंट्रेशन है वो एक तरह से प्रोडक्ट है और कॉपर आयन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? सेल पोटेंशियल आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू है वो हम लोग ज़ीरो रख सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ होगी इक्विलिब्रियम पे कि जिंक आयन का कंसंट्रेशन और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन हम लोग Kc से डिनोट कर सकते हैं। यह आप लोगों ने 11th क्लास में जब इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके। सो नाउ जब यहाँ पे हम लोग सेल पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे तो ई नॉट सेल को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये जो इक्वेशन यहाँ पे थी वो किसके बराबर हो जाएगी? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 RT/2F लॉग जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन। अभी यहाँ पे बताया था कि जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को हम लोग Kc के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी इस पूरे को हम लोग Kc से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, देन द इक्वेशन विल बी ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/2F लॉग Kc। तो ये इस्टेब्लिश हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो रिलेशन है आपका छोटा सा है, लेकिन हो सकता है 1-2 नंबर में पूछा जा सके। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं छोटे मोटे न्यूमेरिकल, जिसमें सपोज ई नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे दिया,
और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एरिया सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछ रहा है, तो आप लोग इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिदम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से 2.303 को एलिमिनेट कर देंगे और लॉग की जगह हम लोग ln लिख देंगे, तो ये आपका नेचुरल लॉगरिदम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा है ये आगे वाली स्लाइड में बताएंगे आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सेल रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई सेल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो एक तरह से इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सेल के थ्रू इलेक्ट्रिकल वर्क किया जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, और किसके थ्रू हो रहा है, सिस्टम के थ्रू हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, और सिस्टम कौन है यहाँ पे, सेल है। सो अब दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, और फ्री एनर्जी किसके बराबर होता है, डेल्टा जी के बराबर होता है, ठीक है। तो सेल रिएक्शन अगर हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है वो किस तरह से हम लोग उसको बता सकते हैं, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, यानी डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो रही है। डेल्टा जी की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है, फ्री गिव्स फ्री एनर्जी आपका। सो कभी भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होता है, ओके। सो अगर इलेक्ट्रिकल या फिर वर्क डन की बात करें, वर्क की ही सिंपली अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो वो क्यू ई से हम लोग शो करते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल से शो करते हैं हम लोग। क्यू यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज है, और ई क्या है, आपका पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जब हम लोग डेल्टा जी क्या है, यहाँ पे वर्क डन ही है आपका, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ही आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो डेल्टा जी को भी हम लोग क्यू ई वाले फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यू की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एन एफ रखेंगे। एन एफ क्या है, अगर सपोज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग पास कर रहे हैं, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिकल सेल के थ्रू, जो भी सेल है आपका उसके थ्रू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो 1 फैराडे के बराबर लगेगी, ठीक है। तो अगर n मोल कर रहा है तो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे किसके बराबर लगेगी, एन एफ के बराबर लगेगी, ठीक है। और ई क्या है, यहाँ पे सेल पोटेंशियल है, ई सेल यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो क्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, एन एफ से रिप्लेस कर दिया, यानी एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए या एक्सचेंज वहाँ पे जो भी हो रहा है उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, एफ से चाहिए, ठीक है। एन एफ टोटल चार्ज आपको वहाँ पे लगेगा। तो डेल्टा जी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा जी विल बी गिवन बाय माइनस एन एफ ई सेल, ओके। अगेन इसके लिए अगर ये डेनियल सेल है तो इसके लिए अगर हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू लिखें तो एन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ टेकिंग पार्ट इन दिस रिएक्शन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल रहे हैं या फिर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व रहेंगे, इसीलिए 2f e सेल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग लेते हैं तो ई सेल को हम लोग ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ई सेल हम लोग ई नॉट सेल से लिख सकते हैं। उसी तरह गिव्स फ्री एनर्जी और चेंज इन फ्री एनर्जी जो है या डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है उसको हम लोग डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2f(e0) सेल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो गया। अब E0 सेल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केसी हम लोगों ने अभी निकाली थी पीछे वाली स्लाइड में। यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी RT/2f ln KC। इसी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, E0 की वैल्यू RT/2f ln KC, ठीक है। और 2f यहाँ से यहाँ कैरी कर दिया। अब ये 2f आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, RT ln KC। तो एक तरह से हम लोगों ने क्या किया कि गिव्स फ्री एनर्जी को
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट किया है, ठीक है। किसके थ्रू? ई नॉट को वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया और गिब्स फ्री एनर्जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू रिलेट किया है। तो यानी अगर आपको ई नॉट सेल दे दिया है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का, और आपसे केसी पूछ रहा है, तो पीछे वाले फार्मूले के थ्रू आप लोग निकाल सकते हो। एंड देन अगेन अगर आपसे डेल्टा जी पूछ रहा है तो आप लोग इस रिलेशन से उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। सो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के थ्रू कंडक्टेंस होता है, जैसे कि आपके मेटल्स में होता है। मेटल वायर्स में जो कंडक्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास होती है। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, जो अभी तक हम लोगों ने सेल में पढ़ रखा है, इस चैप्टर में पढ़ रखा है। उस वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बुलाएंगे, ठीक है। जो आयंस के वजह से होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बुलाते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज देयर। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक आपका आउटर सर्किट में होगा। अगर आपको डेनियल सेल याद है तो आउटर में हम लोगों ने वायर से कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होगा, और इनर में आपका एक तरह से आयंस के फ्लो की वजह से कंडक्टेंस हो रहा था, तो वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं इसमें द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई। जो रेजिस्टेंस होता है, ये छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी वाले सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है यहाँ पे? आपका रेजिस्टिविटी है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बुलाते हैं, लेकिन मोस्ट कन्वीनियंटली हम लोग इसको रेजिस्टिविटी बुलाते हैं, ठीक है। कन्वेंशन के हिसाब से इसको रेजिस्टिविटी बुलाते हैं। सो ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है? आपकी ओम होती है। रेजिस्टिविटी की क्या हो जाएगी? यहाँ पे आप लोग लिख के देख सकते हो, ओम इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल आ जाएगा, ओम मीटर हो जाएगी रेजिस्टिविटी की यूनिट, ठीक है। सो रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी और एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर है। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई कंडक्टर ले रखा है और उसका जो लेंथ है वो 1 ले लेते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, और लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में आर किसके बराबर हो जाएगा? रो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में रो एल बाई ए, अगर लेंथ हम लोग 1 मीटर रखते हैं और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर रख दें, तो आर जो है वो रो के बराबर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी फॉर अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी किसी सब्सटेंस की क्या होती है? वो रेजिस्टेंस होता है जब उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर का हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 1 मीटर स्क्वायर का हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय जी। होता क्या है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी आर है, अगर 1 बाई आर कर देते हैं हम लोग इसको, तो ये आपका जी के बराबर हो जाएगा। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। अब इसमें हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करके जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो जी क्या हम लोगों ने बताया? 1 बाई आर बताया। आर क्या होता है आपका? रो एल बाई ए होता है, यही होता है, ठीक है। तो ये आपका कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। 1 बाई रो को हम लोग के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हम लोग कप्पा बुलाते हैं, ठीक है, ए बाई एल। तो ये क्या हो गया? आपका कप्पा हो गया, के। ये जैसे रो था उसी तरह के है आपका, ठीक है। सो एसआई यूनिट क्या होता है आपका कंडक्टेंस का? सीमेंस होता है, उसको ओम। अब इनवर्स है, जी इक्वल्स टू 1 बाई आर है, तो आर का क्या होता है? ओम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। तो ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लोग मो भी बुलाते हैं। मो कैसे? MHO, उल्टा है तो उसको उल्टा बोल दिया तो मो बोला दिया, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं
कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। जो कप्पा अभी हम लोगों ने पीछे में देखा था उसी की बात हो रही है। ये जो कप्पा हम लोगों ने यहाँ पे देखा है 1/ρ को हम लोगों ने रिप्लेस किया था किससे, K से, कप्पा से, ठीक है। सो व्हाट इज दिस कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स कंडक्टेंस व्हेन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर। जो जी की वैल्यू थी वो हम लोगों ने KA/L रखी थी, है ना। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दें और लेंथ को हम लोग मीटर रख दें, 1 मीटर रख दें, तो इस कंडीशन में जो K है वो किसके बराबर आ जाएगा, G के बराबर हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में जब हम इसे डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स कंडक्टेंस व्हेन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका जो यूनिट होता है वो सीमेंस मीटर इनवर्स होता है। ये भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कि आपका K किसके बराबर होता है, 1/ρ के बराबर होता है, ठीक है। रो का हम लोगों ने ओम मीटर लिखा था, तो 1/ओम मीटर, ओम इनवर्स आपका क्या हो जाता है, साइमेंस के बराबर होता है, और मीटर को हम लोग मीटर इनवर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इसका यूनिट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, किस टाइप का क्या नेचर है इलेक्ट्रोलाइट का, उस पर डिपेंड करती है। साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्यूशन, किस साइज़ क्या होगा आयंस का जब वो सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है, छोटा साइज़ है बड़ा साइज़ है, उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, वाटर है क्या है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आपका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज इट्स कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई इट्स मोलर कंसंट्रेशन। यानी अगर मोल के टर्म्स में बात करें कंडक्टिविटी की, तो वो आपका मोलर कंडक्टिविटी हो जाता है, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है आपका, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। सी आपका कंसंट्रेशन है जिसको हम लोग मोल मीटर क्यूब में उसका यूनिट है, ठीक है। और ये आपका मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है आपका, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे कप्पा की यूनिट आपको पता है, सी की यूनिट क्या होती है अभी बताया मैंने, मोल मीटर इनवर्स होती है। तो सबकी यूनिट पुट कर दोगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी की भी यूनिट का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा नॉट एम से डिनोट करते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोल। जब कंसंट्रेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, अप्रोचेस टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो के करीब होगा, ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ज़ीरो के करीब होगा, अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बुलाएंगे, ठीक है। ओके, सो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। अब किस तरह से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन होता है कंसंट्रेशन के साथ, वो देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी का देखते हैं। कंडक्टिविटी को अगर हम फिर से डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। कंडक्टिविटी यूनिट वाले में हम लोगों ने दे रखा था, पीछे में भी डिफाइन किया था कि यूनिट लेंथ हो, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बीच में 1 यूनिट वॉल्यूम, यानी जो भी वॉल्यूम होगा वो कितना है, 1 यूनिट वॉल्यूम विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 मीटर होगा या फिर 1 सेंटीमीटर जो भी हो। तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो भी आपका यूनिट लेंथ का होगा, ठीक है। सो
इस कंडीशन में जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बुलाते हैं, यानी सब यूनिट 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 होगा, यानी जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट का होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 1 यूनिट का होगा, लेंथ आपका 1 यूनिट का होगा, तब जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बुलाते हैं। फॉर्मूला पीछे में भी दे रखा था, G इक्वल टू कप्पा A बाई ए, तो A बाई एल, तो ए की वैल्यू आपकी 1 मीटर हो गई, लेंथ की 1 मीटर स्क्वायर हो गई, लेंथ की आपकी 1 मीटर हो गई, ठीक है। तो जी किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, और वीक यानी जो पार्शली आयनाइज्ड हो, यानी इसके जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स आपके आयनाइज होकर आयंस के फॉर्म में आ जाए, इसके सारे मॉलिक्यूल्स आपके आयनाइज नहीं होंगे, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बुलाएंगे। तो जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा डिक्रीज होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करो। क्यों डिक्रीज होता है, रीज़न देख लेते हैं उसका। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। अब जो करंट कौन कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट कौन कैरी करता है, तो आयंस कैरी करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी डिफाइन क्या किया था कि यूनिट लेंथ में, यूनिट वॉल्यूम में जो भी आपका कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बुलाते हैं, इसी तरह डिफाइन किया था। अब जब हम लोग कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज़ करेंगे, अब कंसंट्रेशन किस तरह से डिक्रीज़ किया जाता है, इसमें और वाटर ऐड करके, कंसंट्रेशन इसी तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें और वाटर ऐड कर दें हम लोग। तो जब हम लोग वॉल्यूम बढ़ा देंगे, सपोज हम लोग ने वॉल्यूम बढ़ा दिया, पहले थोड़ा कम वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम और बढ़ा दिया, तो हमें वी वॉल्यूम में तो कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं करना है ना, हमें यूनिट में करना है, ठीक है, 1 यूनिट में ही करना है। तो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे पहले 1 यूनिट में थे, पहले सपोज 1 यूनिट में नंबर ऑफ आयंस थे, अभी हम लोगों ने और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, वी वॉल्यूम में आपके नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे, यानी जो टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं वो सेम है, लेकिन अगर यूनिट लेंथ की बात करें तो उसमें कम हो जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वो नंबर ऑफ आयंस आपके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम तुमने बढ़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए कंडक्टिविटी चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो या फिर वीक की हो, वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जब मोल्स के टर्म्स में बात करें तो कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी V वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो इसका कंडक्टेंस हो रहा है, ठीक है, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, अगेन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A है और सेपरेटेड बाय यूनिट लेंथ, यानी 1 यूनिट से ये सेपरेट हैं, तो उसी में जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बुला रहे हैं। अब फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा m गिवन बाई कप्पा A बाई एल। सेपरेशन कितना है, यूनिट लेंथ का है, तो L को हम लोग 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब A की बात आ रही है, एरिया क्या होता है आपका A का स्क्वायर, ठीक है, मान लेते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है आपका A का क्यूब होता है। लेकिन जब लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे 1 एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे एक A की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी A स्क्वायर इंटू 1। तो एक तरह से यहाँ पे देखो वॉल्यूम और एरिया आपका A स्क्वायर के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे V जो है वो A के बराबर है, तो A को हम लोगों ने V से रिप्लेस कर दिया क्योंकि लेंथ आपका 1 है, ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। लैम्डा m जो है वो इंक्रीज होता है अगर कंसंट्रेशन हम लोग डिक्रीज करें। कंसंट्रेशन डिक्रीज करना यानी वॉल्यूम बढ़ाना। तो अगर इस फॉर्मूले में देखा जाए कप्पा V वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मोलर लैम्डा m बढ़ेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने एक और बात की थी कि कंडक्टिविटी जो है हम लोग का वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कप्पा डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो हम लोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहे हैं। तो जो ये थोड़ा सा वेरिएशन है
डिक्रीज़ होने वाला है, इसको वॉल्यूम सरपास कर जा रहा है, ठीक है। यानी वॉल्यूम में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है बढ़ने का एज़ कम्पेयर टू इसका डिक्रीज़ होने का, इसीलिए ओवरऑल जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब इसका रीज़न क्या है, टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेज। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन V वॉल्यूम वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसी के लिए आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। अब मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन अलग अलग होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन के साथ देखा जाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम लोग कम कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में धीरे धीरे आपको वेरिएशन नज़र आ जाएगा, लेकिन वीक में देखिए आपको अचानक से ऐसे वेरिएशन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये किस वजह से होता है तो देखते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेमडा एम इंक्रीजेज स्लोली विथ डाइल्यूशन, और लेमडा एम का जो वेरिएशन है वो हम लोग इस तरह से इंडिकेट कर पाते हैं, लेमडा एन इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी टू द पावर हाफ, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH एसिटिक एसिड हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत कम होता है, यानी मान लो अगर 10 मॉलिक्यूल ले रखा है तो उसमें से 1 या 2 ही आपका डिसोसिएट हो रहा है, ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया वेरिएशन इससे भी बहुत कम होता है, जो डिसोसिएशन इससे भी बहुत कम होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी with dilution is due to increase in degree of dissociation and consequently the number of ions in total volume of the solution that contains 1 mole of electrolyte। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आपका ऑलरेडी डिसोसिएटेड था कम्प्लीटली, एक दो जो बचे होंगे वो जैसे ही हम लोगों ने उसका कंसंट्रेशन कम किया यानी वॉल्यूम बढ़ाया, वैसे एक दो जो नहीं डिसोसिएट होंगे वो भी डिसोसिएट हो गए होंगे, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, पहले बहुत कम डिसोसिएटेड हुए थे आयंस, लेकिन जैसे आपने कंसंट्रेशन कम करना शुरू किया डिसोसिएशन आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन और विथ डिक्रीज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जो भी आप बोलो। तो ये आपका आज के पार्ट में का पूरा है। नेक्स्ट पार्ट इसका एक और पार्ट छोटा सा बनेगा, बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी गई है अभी जो भी CBSE का नोटिफिकेशन आया है उसमें, तो उसको छोड़ देंगे हम लोग क्योंकि वो हटा दिया गया है, सेल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या फिर करोजन के बारे में ये सब हटा दिया गया है। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।